4-5 कारण बताया है, ठीक है। उन 4-5 कारणों में से किसी भी कारण से कहना चाहिए कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 या 5 कारण बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से 5 कारण है, ठीक है जी। केवल नाम से क्लियर है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहला है वायरस कारण। अधिकांश वैज्ञानिक कैंसर होने का क्या कारण बताते हैं? वायरस, ठीक है। एड्स भी वायरस, कैंसर भी वायरस, ठीक है। तो कहना चाहिए कैंसर वायरस ए, कैंसर वायरस बी। मतलब कैंसर के कारण क्या होता है? वायरस होता है। ये अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है, लेकिन सभी कैंसर वायरस के कारण नहीं होते हैं। क्लियर? दूसरा है मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में 2 क्रिया होती रहती है, एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म। दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया। तो हमारे शरीर में एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म लगातार चलती रहती है। मतलब मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या आ जाती है? त्रुटि आ जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। क्लियर? तीसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारे शरीर में 100 से अधिक हार्मोन पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 100 से अधिक हार्मोन पाए जाते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। इनकी उत्पत्ति होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स से, अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है। तो यदि इनकी कमी हो जाती है तो भी रोग, ज्यादा हो जाती है तो भी रोग। तो हमारे शरीर में 100 से अधिक हार्मोन है, तो इनका हमारे शरीर में क्या हो जाता है? इम्बैलेंस, मतलब असंतुलन हो जाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। क्लियर? आगे है जीन म्यूटेशन। हमारे शरीर में कहना चाहिए 40,000 से 50,000 के बीच, 1 लाख के बीच कहना चाहिए जीन पाई जाती है। अलग अलग पुस्तक में जीनों की संख्या अलग अलग होता है, लेकिन कहना चाहिए क्रोमोसोम में डीएनए होती है। डीएनए के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो आजकल कहना चाहिए विभिन्न कारणों के कारण, चाहे रेडिएशन हो, चाहे रासायनिक पदार्थ हो, चाहे सोनोग्राफी हो, मतलब कुछ भी हो, यदि कहना चाहिए जीन में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, तो भी कहना चाहिए कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। क्लियर? ये सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। 5वां सिद्धांत इरिटेशन थ्योरी, मतलब इसको कहा जाता है उत्तेजना सिद्धांत। उत्तेजना सिद्धांत, ठीक है। आजकल ये देखा गया है पूरे विश्व का कहना चाहिए, कम से कम भारत का कहना चाहिए, अधिकांश लोग 60, 70, 80, 90% लोग कहना चाहिए आजकल कुछ न कुछ उत्तेजना युक्त पदार्थ लेते हैं, ठीक है। उत्तेजना युक्त पदार्थ के अंतर्गत आपका चाय भी आ सकता है, कॉफी भी आ सकता है, पान, गुटखा, पाउच, अल्कोहल, गांजा, हीरोइन, चरस, अफीम, ये सब क्या है? ये उत्तेजना युक्त पदार्थ है। मतलब इसमें कुछ न कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर जाने के बाद क्या लाते हैं? उत्तेजना लाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कहना चाहिए आलस्य लग रहा है, यदि कहना चाहिए वो तंबाकू ले लेता है, गुड़ाखू ले लेता है, पान गुटखा ले लेता है, चाय ले लेता है, एल्कोहल ले लेता है, तो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? वो उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि इन सब में कुछ न कुछ क्या पाई जाती है? उत्तेजना युक्त पदार्थ। जैसे कि चाय है, उसमें कैफीन नामक रासायनिक पदार्थ पाई जाती है। तंबाकू है, उसमें निकोटीन नामक रासायनिक पदार्थ पाई जाती है। एल्कोहल है, इसमें भी उत्तेजना युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कहना चाहिए यदि एल्कोहल नहीं लिया रहता है, तब वो नॉर्मल
बात करता है। और जैसे ही कहना चाहिए एल्कोहल लेता है, उसके 10 मिनट बाद में कहना चाहिए वो हल्का सा कहना चाहिए उत्तेजना में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कहना चाहिए उत्तेजना युक्त पदार्थ को हम लोग लेते हैं तो शरीर के अंदर सब जाते हैं पदार्थ, तो माउथ में या छोटी आंत में या अमाशय में या फिर बड़ी आंत में किसी न किसी कोशिका को क्या कर देती है, वो उत्तेजित कर देती है। तो कोशिका कहना चाहिए उत्तेजित होकर तेजी से विभाजन करने लगता है, और तेजी से विभाजन हुआ मतलब अनियमित विभाजन हुआ, और अनियमित विभाजन हुआ मतलब उस सेल्स में, उस आर्गन में क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक कहना चाहिए इसी को माना जाता है। लेकिन कैंसर का कारण क्या है आज तक स्पष्ट पता नहीं है। हो सकता है इसके कारण होता होगा, हो सकता है इसके कारण, हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, हो सकता है मेटाबॉलिज्म में त्रुटि, हो सकता है वायरस के कारण, या फिर दूसरा कारण भी हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ कारण तो होगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कॉसेस ऑफ कैंसर, कैंसर का कारण। क्लियर। उसके बाद लास्ट में एक और दिया गया है कैंसर एंड जीन, अंकोजीन। लास्ट में है कैंसर एंड जीन। ठीक है, आजकल कहना चाहिए वैज्ञानिकों ने, जैसे पहले बता रहा हूं, जैसे कि मान लो कहना चाहिए कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक, केंद्रक में क्या है, क्रोमोसोम, और उसके बाद कहना चाहिए क्रोमोसोम में क्या है, इस प्रकार से डीएनए, और डीएनए के कुछ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। और ये पूरी क्या है, ये सेल है। मान लो कहना चाहिए कोई भी कोशिका है, ये कोशिका है। ठीक है, इसमें क्या है, जीन है। तो ये सामान्य कोशिका है और सामान्य जीन है। कोशिका सामान्य है और जीन क्या है, सामान्य है, तब इस कोशिका में अनियमित विभाजन नहीं होगा। ये कोशिका कैंसर कोशिका नहीं है, क्योंकि इसमें जीन क्या है, सामान्य है। तो इस कोशिका में विभाजन भी क्या होगा, सामान्य होगा, तब ये सामान्य सेल है। लेकिन वैज्ञानिकों ने वर्तमान समय में सामान्य कोशिका में ऐसे जीन का खोज किया गया है कि ये जीन कभी कभार क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। मान लो ये नॉर्मल जीन है, मान लो ये क्या है, ये नॉर्मल जीन है, लेकिन ये नॉर्मल जीन कभी कभी क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होकर इस कोशिका को क्या कर देती है, उत्तेजित कर देती है। ये कोशिका उत्तेजित होगा तो कोशिका का विभाजन कैसे हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, और ये सामान्य सेल किसमें बदल जाएगा, कैंसर सेल में बदल जाएगा। तब इसमें पाए जाने वाली जीन को उस समय क्या बोलेंगे हम लोग, अंकोजीन कहेंगे। तब इस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, अंकोजीन। मतलब ये नॉर्मल कोशिका है, नॉर्मल जीन है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो सक्रिय होगा तो इसको भी उत्तेजित कर देगा और इसमें अनियमित विभाजन हो जाएगा, मतलब ये सामान्य सेल कैंसर सेल में बदल जाएगा। और ये जीन को उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, अंकोजीन कहेंगे। और आप लोग को पता होगा कैंसर का अध्ययन करने वाली विज्ञान को कौन से विज्ञान कहा जाता है, अंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है, अंकोलॉजी। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, कौन सा विज्ञान कहलाता है, अंकोलॉजी। और इस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, यदि सक्रिय हो जाता है तब अंकोजीन। क्लियर। और मान लो ये जीन सक्रिय तो हो गया, लेकिन बाद में फिर कहना चाहिए निष्क्रिय हो गया। जब निष्क्रिय हो जाएगा तब इसको कहा जाता है प्रोटो अंकोजीन। तब इसको क्या कहा जाएगा, प्रोटो अंकोजीन।
ठीक है जी। मान लो कहना चाहिए ये सामान्य है, तो अभी कहना चाहिए नॉर्मल है, ठीक है। जब ये सक्रिय हो गया, ये क्या हो गया, सक्रिय हो गया, तो ये भी सक्रिय हो जाएगा और इस पूरे कोशिका में अनियमित विभाजन हो जाएगा। अनियमित विभाजन होगा तो इस जीन को क्या कहा दिया जाएगा, अंकोजीन, ठीक है। और जब सक्रिय से पुनः निष्क्रिय हो जाएगा तब इसको क्या कहा जाएगा, प्रोटो अंकोजीन। एक बार नीट में पूछा गया था, इस अंकोजीन का खोज किसने किया है, इस अंकोजीन का खोज किसने किया है। ये सामान्य पुस्तक में इनका उल्लेख नहीं रहता है, ये नीट में आया था। तो अंकोजीन का खोज बिशप एंड वर्मुस ने किया था। विसाप ऐसे टाइप का है, विसाप एवं वर्मुस। अंकोजीन का खोज किसने किया था, विशाप एवं वर्मुस नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था। क्लियर। अब लास्ट में है इसका ट्रीटमेंट, लास्ट में है इसका ट्रीटमेंट मतलब उपचार। यदि मान लो कहना चाहिए कैंसर यदि हो गया है किसी को और यदि प्रारंभिक अवस्था में पता चल गया तब तो इसका इलाज संभव है। यदि कहना चाहिए प्रारंभिक अवस्था में इसका पता नहीं चला तब कैंसर का कोई भी 100% इलाज नहीं है। मान लो किसी आर्गन में कैंसर हुआ, प्रारंभिक अवस्था में पता चल गया, तब उसको कहना चाहिए सर्जरी करके, ऑपरेशन करके शरीर से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अब उसके बाद वह जिस आर्गन में था उस आर्गन को कहना चाहिए क्या किया जाता है, हीट थेरेपी दिया जाता है या जीन थेरेपी दिया जाता है या रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है या फिर रासायनिक थेरेपी दिया जाता है। मान लो प्रोस्टेट ग्लैंड्स में हुआ है या फिर मान लो स्टमक में हुआ है या फिर लंग्स में हुआ है, तो जिस आर्गन में हुआ है उनसे अधिक भाग को सर्जरी के माध्यम से ऑपरेशन करके अलग निकाल दिया जाता है। केवल उतने को ही नहीं निकाला जाता है, उनसे थोड़ा ज्यादा भाग को निकाल दिया जाता है ताकि उसका फैलाव क्या हो सके, रुक सके। तो ऑपरेशन के बाद उसको हीट थेरेपी या फिर रासायनिक थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या जीन थेरेपी, कोई भी उसमें थेरेपी दी जाती है ताकि उस आर्गन में जो कोशिका है उसको नॉर्मल कोशिका बनाया जा सके, पुनः कहना चाहिए कैंसर कोशिका में न बदले। तो ऑपरेशन के बाद कई सालों तक कहना चाहिए उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। और यदि प्रारंभिक अवस्था में पता नहीं चल पाया, बहुत बाद में पता चलता है, तो कैंसर का कहना चाहिए आज तक कोई 100% इलाज नहीं है। ठीक है जी। तो कहना चाहिए जो एड्स है, कैंसर है, कोई भी रोग है, उसका कहना चाहिए उनसे बचना ही उसका क्या है, ये उपाय है। क्लियर। तो ये हो गया आज का संपूर्ण पढ़ाई। ठीक है। इसमें हम लोग विशेष रूप से किसका अध्ययन किए हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है, ठीक है, बी सेल्स है, टी सेल्स है, क्या है, ये इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं, टी सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, टी सेल्स कैसे कार्य करता है, ये वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, वैक्सीन का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, इम्यून डिसऑर्डर क्या है, और ये कैंसर क्या है, कैंसर का लक्षण क्या है, कैंसर का प्रकार क्या है, कैंसर का कारण क्या है, अंकोजीन क्या है और कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, इतना हम लोग आज अध्ययन किए हैं। चूंकि आप कहना चाहिए मेरे YouTube चैनल में देख रहे हैं, मेरे YouTube चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, तो उसमें आपको पार्ट पार्ट में मिलेगा। अभी मैं लगभग कहना चाहिए 140 मिनट के आसपास पढ़ाया हूं, 2 घंटा 20 मिनट के आसपास, लेकिन आपको ये पूरी वीडियो एक ही पार्ट में नहीं दिखेगा, आपको कहना चाहिए 6-7 पार्ट में आपको मिलेगा। तो आप लोग कहना चाहिए मेरे जो YouTube चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव,
उसको आप लोग रोज आप लोग 1, 2, 3 वीडियो देखते रहिए और आप लोग बायोलॉजी में अधिक से अधिक नंबर लाइए। मेरा शुभकामनाएं हैं कि आप 90 से अधिक नंबर लाइए। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपके साथ मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है जी। तब तक आज तक के लिए केवल इतना ही। उसके बाद कल से पुनः इसी चैप्टर का कहना चाहिए जो आगे चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका अभी कहना चाहिए आगे का टॉपिक और बचा हुआ है। तब तक आज तक के लिए केवल इतना ही। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके।